नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है अनसॉल्व्ड, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। और ये हमारा उसका जो है पहला श्रृंखला है, यानी पहला जो है सीरीज़ है। तो इसको हम लोग देखेंगे और इसमें जो है क्रमवार तरीके से एक एक करके देखते चलेंगे। ये जो मुख्य परीक्षा थी ये 2021 की थी और ये जो संपन्न हुई थी 24 अप्रैल 2022 को हुई थी। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे उसको व्याख्या सहित दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था? तो जो निमंत्रण दिया था वो दिया था दौलत खान ने। किसने दिया था? दौलत खान ने दिया था। और इसकी व्याख्या अगर देख लें तो अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार, ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो कहाँ का, तो जो है उस समय जब आधिपत्य के समय बाबर को जो पंजाब का सूबेदार था, ठीक है, दौलत खान लोधी, ठीक है, इसी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खां की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमज़ोर होगी और जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति जो है मजबूत कर लेगा। ठीक है, ऐसी बात उसने सोची थी। आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा है, डेथ इन बनारस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेथ इन बनारस के जो पुस्तक के लेखक हैं वो है जोनाथन पैरी, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, डेथ इन बनारस के लेखक जोनाथन पैरी हैं। इनकी अन्य पुस्तक है जोनाथन पैरी की, उसका नाम क्या है? द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लासेस ऑफ लेबर कॉस्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा है। ये दो जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे हम लोग अगर इसी में देख लें, निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, वॉशिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, और जो बेकिंग सोडा है उसका सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसका व्याख्या। देखिए इसमें दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होगा, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसी को विरंजक चूर्ण कहा जाता है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं। और जो इसका फार्मूला होता है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो देखिए इसका हो जाता है Ca, ठीक है, OCl2 हो जाता है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Ca और उसके बाद में होल ट्वाइज में कर देंगे OCl और उसका होल ट्वाइज हो जाएगा, ठीक है, उसका होल ट्वाइज हो जाएगा 2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का हो गया। अगर इसके बाद में बात करें तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात कर दें तो इसका हो जाएगा CaSO4। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका हो जाएगा CaSO4, ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। उसके बाद में हो जाएगा 1/2, ठीक है, H2O, ये हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा अगर बात करें, एक मैं आपको दूंगा, बाकी 3 मैं बता दे रहा हूँ। सोडियम जो बेकिंग सोडा है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा NaHCO3, क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो यहाँ पर 3 हमने बता दिया है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग सोडियम जो ये कार्बोनेट है यानी वॉशिंग सोडा है, ठीक है, इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। के बाद में हमारा 4th नंबर दिया हुआ है कि सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं और उसकी जो है राजधानी है। तो देखिए न्यू साउथ वेल्स ब्रिस्बेन दिया हुआ है, क्वींसलैंड सिडनी दिया हुआ है, विक्टोरिया पर्थ और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। अब देखिए इसको मिलाना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, नीचे व्याख्या देख लेते हैं।
जो हमारा दिया हुआ है कि जो न्यू साउथ वेल्स है वो कहाँ पर, तो वो सिडनी हो जाएगा, ठीक है। और क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन हो जाएगा, विक्टोरिया का हमारा मेलबर्न हो जाएगा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा 2, 1, 4, 3 है ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक और सुमेलित करना है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ललित कला अकादमी, तो ये बिल्कुल ठीक मिला हुआ है कि 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। इसके बाद में दिया हुआ है संगीत नाटक अकादमी, तो संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, ये भी एकदम ठीक दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ये 1959 में हुआ था, ये भी एकदम ठीक है। अगला है संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो इसका 1979 होगा। तो जो इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी हमारा चारों जो है सही सुमेलित है, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। चलिए इसका देख लेते हैं कूट। देखिए यहाँ पर आंसर ही दिया हुआ है, तो इसका हमारा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ललित कला अकादमी कितना है, 1954 है। इसके बाद में संगीत नाटक अकादमी कितना दिया हुआ है, 1953 है। इसके बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र कितना है, 79 में है। तो संगीत जो नाटक अकादमी है 1952 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है 1953 इसमें दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 52-53 जो आयोग ने माना है वही हमको मानना होगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए इसमें बताना है, देखिए कान्हा तो हमारा है, ये सबको पता है। संजय भी है, ये भी पता है। बांधवगढ़ है, ये भी पता है। इसके अलावा किसली हो गया, ये भी है, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर बात करें अमनगढ़ कहाँ है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, तो अमनगढ़ जो हमारा हो जाता है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में हो जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं इसका। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बाकी बात कर ले बाधव कान्हा, ठीक है। संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल। अब इसको हमें मिलाना है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2 और 3। अब व्याख्या देख लेते हैं, अर्थात दादरी और सिंगरौली। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर स्थित है, ये भी शायद इसमें पता चले। देखते हैं, दादरी और सिंगरौली ये जो दोनों है उत्तर प्रदेश के स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। जबकि डार्लीपाली कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और विंध्याचल कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है, 5 है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्रमशः कौन कौन सा है, सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोज गांधी है, ठीक है। फिरोज गांधी ऊंचाहार में है, ऊंचाहार और टांडा में है, ठीक है। कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा में भी है, जो संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है। अगला हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं। ये जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, यही बात पूछा गया है। तो देखिए गाय का जो नस्ल है देवनी, बकरी का बरबरी, भैंस का भदावरी और भेड़ का गिर। तो देखिए गिर सबको पता है कि गिर किसका है, तो गिर जो है ये हमारा हो जाता है गाय की नस्ल है। बाकी जितना है वो सही सुमेलित है। अब देख लेते हैं, अगर कथन कूट के रूप में होगा तो फिर उसको भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर व्याख्या के रूप में दिया हुआ है कि जो गाय है वो देवनी बिल्कुल ठीक है, बकरी का बरबरी है, ये भी ठीक है, और भैंस का भदावरी है, जबकि गाय का गिर होगा। हमने यही पीछे बताया था, गिर नस्ल गाय की है, भेड़ की नहीं, ठीक है। तो हमारा विकल्प जो है डी एकदम सही हो जाएगा। अगला हम 9 नंबर देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कि कौन किसके जो है लेखक हैं, यही बात पूछा गया है। देखिए पहला है रास पंचाध्यायी, ठीक है। तो रास पंचाध्यायी किसका होगा, रास पंचाध्यायी हमारा हो जाएगा नंददास का। किसका हो जाएगा, नंददास का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चैतन्य भागवत हमारा किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वृंदावन दास का। तो देखिए ए का हमारा क्या हो गया, ए का हमारा हो गया 3 और बी का कौन सा हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन में इसी से करेक्ट कर लेंगे, देखते हैं अगर ऐसा मैच कर जाता है। देखिए ए का हमारा हो गया 3, यहाँ पर कहीं और है, हाँ बी का फर्स्ट, तो हमारा जो है सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। जो रास पंचाध्यायी है ये नंददास का है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास का है, चैतन्य मंगल जयनंदा का है और भक्ति रत्नाकर नरिहर चक्रवर्ती का है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। देखिए दिए गए आहार समूह में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। अब देख लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बल्कि ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। इसके बाद में हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले, ठीक है, भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनका व्याख्या देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर हैं। जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ कौन से? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजनी नायडू, ठीक है, ने भारतीय महिलाओं में प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं स्थित है? देखिए लाटविया और पोलैंड स्थित है, लाटविया और रूस भी स्थित है। तो स्वीडन और रूस, तो रूस अगर बात करेंगे तो ये वैसे ही जहाँ जहाँ रूस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा स्वीडन और नॉर्वे हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आगे देख लेते हैं। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क है, ठीक है। उसके अलावा एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड तथा रूस है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का एक शाखा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार जनवरी 2022 में घोषित की? तो इसमें जो हो जाएगा उड़ीसा। अब ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है कि आप लोगों में आए, तो इससे हम ज़्यादा व्याख्या से कोई हमारा मतलब नहीं है। अगला देख लेते हैं। हिमालय में त्रिशूर शिखर, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय में त्रिशूर शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें। यह उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में स्थित है, ठीक है, और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसमें जो हमारा कथन एक है वही केवल सही है। अब इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, त्रिशूर पश्चिमी कुमाऊँ, त्रिशूर जो है पश्चिमी कुमाऊँ के 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची त्रिशूल 7120 मीटर है और 3 चोटियों को त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकंड और त्रिशूल थर्ड का नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभ्यारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है, ठीक है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं, और ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो तो आर्द्रता और तापमान है, ध्यान रखिएगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र, तो देखिए क्षेत्र कौन से है? टुंडा, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और बात करें तो पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अस्थायी, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे अस्थायी है। तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सबसे क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
अब ये तो आने वाला क्वेश्चन रहा नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जनवरी 2022 में घोषित उत्तर प्रदेश के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो देख लीजिए, राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया किसको, उत्तर प्रदेश को। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। अब ये बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक सही है ना दो सही। इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो बोथ यानी दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। अब इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जनवरी 2022 में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, और उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है वो उत्तरी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं राज्यों का दूसरा और तीसरे स्थान पर राजस्थान और तमिलनाडु का है, जबकि पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में दिया गया था। अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान में भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र। अब देख लेते हैं, कथन एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है। तो देखिए भाई, संविधान में दोनों बात का उल्लेख किया गया है, इसीलिए हमारे बोथ सही हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इसका व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन, इसके अलावा इकाइयों को 1992 के 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिका नाम जो है दिया गया। अनुच्छेद 243B से ZG तक इससे संबंधित उपबंध किए गए हैं, और इसमें कुल 18 भाग हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार दिया गया है, और पंचायत में कुल 29 विषय हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जैव डीजल का पौधा है। तो इसमें जो हमारा जेट्रोफा या जेट्रोफा इसमें लिखा हुआ है, यही हमारा जो है जैव डीजल का पौधा है। जैव डीजल पौधा जेट्रोफा, इससे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे रतन जोत हो गया, या जैव डीजल हो गया, जेट्रोफा हो गया, ठीक है, करकास आदि नामों से जो है इसको जाना जाता है। और बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल व अपशिष्ट खाना पकाने के तेल में किया जा सकता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसएस्टोरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसएस्टोरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया। तो अगर कभी पूछ ले कि केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन कब शुरू किया था, तो कब किया था, दिसंबर 2009 में, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% जो है बायोडीजल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें जेट्रोफा की महती भूमिका हो सकती है। आगे देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण करता है। तो इसमें जो मंदसौर है ये हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा, कुमारगुप्त के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वसब ने किया था। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाए थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, पार्वती अर्गा रामसर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, पार्वती अर्गा गोंडा में स्थित है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये भी एकदम ठीक है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, पहले कूट में तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। अब अगर इसके व्याख्या की बात कर लें तो पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है और 722 हेक्टेयर में विस्तृत है। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 10 रामसर साइट है। ये सर्वाधिक नहीं कह सकते क्योंकि अब तमिलनाडु में हो गया है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। और देश में मार्च 2022 तक कुल 49, लेकिन अभी जो है 75 राम साइट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर जितना व्याख्या दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, ये हमारा 21 नंबर है। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी में की गई थी। 1974 में प्रथम है
तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पांडिचेरी में की गई थी। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में 725, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने? तो 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। आगे हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये तो हमारे में अब आने वाला रहा नहीं। यहाँ पर उसका व्याख्या जरूर देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को जो है 6 नंबर यानी 6 स्थान प्राप्त हुआ था और 2020 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे था। इंदौर लगातार 5वें वर्ष और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब से सम्मानित किया गया है और 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सूरत व विजयवाड़ा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर जो है घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो कौन सी है? तो ये हमारी हो जाएगी महानदी। व्याख्या देख लेते हैं। महानदी की जो घाटी बेसिन है ये 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के साथ उपरोक्त नदियों के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। कावेरी का बेसिन क्षेत्रफल 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जबकि नर्मदा का क्षेत्रफल 98,769 वर्ग किलोमीटर है तथा ताप्ती का बेसिन क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं, सुमेलित करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी का संबंध किससे था? तो यहाँ पर देख लेते हैं, वैज्ञानिक का नाम, उनका कार्यक्षेत्र। तो इसमें हमारा हो जाएगा 3 यानी कि जीवाश्म के क्षेत्र में। ठीक है, जीवाश्म के क्षेत्र में यानी जो हमारा ए का हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद में केसी मेहता की बात कर लें तो केसी मेहता हमारे जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? पादप रोग। क्या हो जाएगा? पादप रोग। यानी बी का हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4। ठीक है, और इसके बाद में फिर अगर बात कर लें तो यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ पर मिल जाएगा कर लेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ी समस्या आ रही है, तो मिला लेते हैं। ए का 3, बी का 4। देखिए यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि और किसी में 3 और 4 साथ में नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसका व्याख्या। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, जबकि केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के क्षेत्र में। आगे हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, ठीक है, UD-DASP प्रयोजित की गई है। तो देख लेते हैं इसका कि क्या है, अभी तो ऑप्शन हमको देखना बाकी है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि विविध कृषि सहायता परियोजना डास्प का प्रथम चरण जो है 23 सितंबर 1998 को, कब? 23 सितंबर 1998 को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। मार्च 2004 तक चला था। इसका उद्देश्य किसान, देखिए उद्देश्य बहुत ज़रूरी है जानना क्योंकि आज के एग्जाम में उद्देश्य ही पूछ लेता है। उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया में जो है तेज़ी लाना था। डास्प का द्वितीय चरण जो है कब स्टार्ट हुआ? तो ये 2007 में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा। और इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKBY भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2023 को पूरा हुआ। ठीक है, तो प्रथम चरण 1998 में हुआ, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से, जो मार्च 2004 तक चला। इसके बाद दूसरा कब से हुआ? तो 2007 से 2013 तक चला, ध्यान रखिएगा, यानी 6 साल चला। आगे हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? कृषक समृद्धि आयोग, तो ये हुई थी 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। आगे देख लेते हैं शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे और दूसरा, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो कौन सा इसमें सही है?
तो व्याख्या देखेंगे, इसमें केवल हमारा जो एक है वही सही है। आगे देख लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक युद्ध में निहित था। आगे देख लेते हैं। अभी हमारा करंट का क्वेश्चन है, तो अब जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे उसमें हम विशेष जोर नहीं देंगे, बस पढ़ के और उसको निकल लेंगे। देखते हैं, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया। इसमें लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें, जिनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष तक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ये कोहना का निर्माण किसने करवाया था? किला ये कोहना, ध्यान रखिएगा, तो किला ये कोहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। देखिए, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी किला ये कोहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वनाच्छादित है? तो ये मात्र कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17% राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में आई थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में आई। के अनुसार देश का 33% भाग को वनाच्छादित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया? तो किसको दिया गया? सिमोन बाइबल्स को। देख लेते हैं, दिसंबर 2021 में टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, 2021 सिमोन बाइबल्स को घोषित किया गया। महानतम जिम्नास्ट, तो सिमोन बाइबल्स क्या है? ये एक जिम्नास्ट है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को तरहीज देते हुए टोक्यो ओलंपिक में 4 स्पर्धाओं में फाइनल से नाम वापस ले लिया। कारण, बाइबल्स द ट्विस्ट नामक बीमारी का शिकार हो गए थे। ठीक है, जिसमें जगह व दिशा सही से भान नहीं हो पाता था। बाइबल 4 बार ओलंपिक पदक विजेता भी रहे हैं, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसको क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो नाबार्ड का सबको पता है कितना है? 1982 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर लें तो कितना हो जाएगा? 1998 हो जाएगा। और क्षेत्रीय ग्रामीण की बात कर लें तो ये 1975 हो जाएगा। बाकी जो हमारा बच जाता है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज, तो अब ये तो हमारा क्रम से हो गया, लेकिन हम देख लेते हैं कि जो है ये क्या है, तो इसको व्याख्या में देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या हो गया? 1975 हो गया। नाबार्ड का जो है 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है लाया गया था। आगे देख लेते हैं, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज 1992 में आया था, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया था। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, क्या हो जाएगा? 4, 1, 2 और 3, यानी जो ऑप्शन ए है यही हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जनवरी 2022 में आयोजित भारत में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा। पहला है, यह युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था और इसका आयोजन पांडिचेरी में किया गया। अब कथन कूट के रूप में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। नंबर 1 जो है कथन 1 सही है, केवल 2 सही हैं, या दोनों सही हैं, या फिर ना 1 सही है ना 2 सही हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा? तो इसको हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी, और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के याद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें, ध्यान रखिएगा 20वां नहीं था 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पांडिचेरी में किया। अतः एक गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण नहीं था बल्कि 25वां था। इस महोत्सव की इस वर्ष की थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड्स।
और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में जो है शुरुआत हुआ था। अगला हमारा 34 नंबर है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम। ये कब आया? तो ये जो हमारा 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में आया था, ध्यान रखिएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को 2001 में पारित किया था। इसमें पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों को विकसित करने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। अगला हमारा है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य यानी शाही सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 3 स्थान में शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर नहीं था। ये करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए इसके लिए बहुत व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, देख लेते हैं इसका व्याख्या। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और ध्यान रखिएगा, ये कैसा निकाय है? जो हेडलाइन कर रहे हैं वही पूछा जाएगा। यह एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, किसके? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्यों के और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के वर्तमान यानी नीति आयोग के सदस्य भी पदेन सदस्य होते हैं। तो इतना बात जो है ध्यान रखना, ये सभी लाइन इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह संस्था एमएसएमई क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र की वित्तीय सहायता और विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। श्री सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हैं। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। और इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय और विकासात्मक ज़रूरत को पूरा करना। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में किया जाता है? तो जो रिंगलमैन स्केल होता है ये धुआं मापने के लिए किया जाता है, बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने की। आगे देख लेते हैं, एक किताब के संदर्भ में सूचनाएं दी जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, उसको क्रमवार तरीके से जो है लगाना है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा? 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4 हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग में आता रहता है। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया के लोग नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति पाई कहाँ जाती है? ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियों में चेरो है, ठीक है, इसके अलावा गोंड है, खरवार है, धुरी है, ओझा है, नायक है और पथरी है। ये जनजाति वाराणसी क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि सहरिया जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से, ध्यान रखिएगा, 27 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं उनमें प्रयागराज हो जाता है, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो है गंगा नदी कहाँ? बक्सर में प्रवेश कर जाती है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में, ठीक है, गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान है? तो ये हमारा 108 के तहत है, ध्यान रखिएगा, 108 के तहत है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध होता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 118 के अधीन की जाती है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे?
तो माल गुर्जरी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं व्याख्या। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग आदि महान विभूतियों का विशेष योगदान है। दिए गए विकल्प में मालगुजारी का गायन राग है, ठीक है। एक गायन राग है। संविधान संशोधन द्वारा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जो है संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला 44 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रयोग किया गया है। मतलब जो 3 सूची हैं, कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका प्रयोग कहाँ किया गया है, तो वो 7वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद, ये मूल संविधान की बात कर रहा है, 22 भाग, और प्रारंभ में मूल संविधान में 8 थे, जबकि अब 12 अनुसूची हैं। ध्यान रखिएगा का उपबंध किया गया है। भाग 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियाँ, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है। अनुच्छेद 246, वर्तमान में संघ सूची में कितने, तो 99 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है 1926 में, ठीक है, गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, तो इसमें हमारा देखिए अंबिका चक्रवर्ती दिया हुआ, यशपाल, भगत सिंह और छबील दास। तो इसमें जो अंबिका चक्रवर्ती थे ये नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग प्रारंभ में इसके सदस्य थे। व्याख्या देख लेते हैं। नौजवान सभा भारत की स्थापना, ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी, ध्यान रखिएगा। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे देख लेते हैं, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ये हमारे लिए कोई बहुत खास नहीं है, इसका हम लोग व्याख्या सीधा देख लेते हैं। देखिए सुगमता सूचकांक जो होता है उसके बारे में देखते हैं। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन जो हैं सही हैं। अब दोनों कथन के बारे में देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, या सार्वजनिक क्षेत्र, देखिए सुगमता सूचकांक जो होता है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। और दूसरा है, या भारत में एमएसई जो एमएसएमई है हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, ठीक है। तो बैंकों के प्रदर्शन को एक तो आकलित करता है और एक एमएसएमई में जो व्यापार की सुगमता है, इन दोनों को आकलित करता है, ध्यान रखिएगा। तो बस यही बात इसमें की गई है, आगे नहीं देखना इसमें कुछ। अगला है, कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, तो कौन सा है, बी और सी दोनों होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत हो गया है, बी और सी जो है ये हमारा जल में घुलनशील है, जबकि ADE, ठीक है, बी और सी, सॉरी यहाँ पर टिक गलत लग गया है। हमारा जो बी और सी होगा ये घुलनशील है, जबकि ADE और K ये जो हमारा है वसा में घुलनशील है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए डाप्सन से क्या मापा जाता है, तो इससे ओजोन की जो सांद्रता है वो मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। डाप्सन से ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा दिया हुआ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय, ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना 1920 में बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी, ध्यान रखिएगा। जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कई नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। अगला हो जाता है, बालकास झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो जो बालकास झील है वो हमारा कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की, मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील है। 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैली तथा इसके उत्तर में, ठीक है, ये देखिए कारागांडा कोचला बेसिन क्षेत्र स्थित है। यह झील का बेसिन 2 देशों कजाकिस्तान और चीन के बीच सीमा साझा करता है तथा यह झील एक, ठीक है, एंडोरेक यानी बंद बेसिन है और यह एशिया की तीसरी और विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं 51 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में कौन भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित है, तो व्यवस्थित की बात अगर हम लोग कर लें, देखिए इसमें जो मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर में, तो मैदाहा हो जाएगा, फिर लेखिया हो जाएगा, पैसरा हो जाएगा, फिर बीरभानपुर हो जाएगा। इसमें मैदाहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, लेखिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, पैसरा बिहार में है और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। इसको सुमेलित करा देते हैं। देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा, तो
देखिए विटामिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कैरोटीन, ठीक है। इसके बाद एंजाइम हमारा हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। हार्मोन्स हमारा हो जाएगा क्या चीज़, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, जबकि प्रोटीन हो जाएगा कैरोटीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चारों हो गया, ठीक है। बी का पहला और इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन का क्या हो जाएगा, तो विटामिन का हमारा कैरोटीन हो जाएगा, एंजाइम का पेप्सिन, हार्मोन्स का प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन का कैरोटीन। तो इसमें हमारा जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर से सुमेलित करना है। देखिए श्रावस्ती, इसमें अगर सुमेलित करने की बात करें तो इसमें जो हमारा पहला हो जाएगा श्रावस्ती, तो श्रावस्ती का क्या हो जाएगा, संभवनाथ। श्रावस्ती का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती का हमारा संभवनाथ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कांकदी तो इसका सुविधानाथ हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके बाद अगर अयोध्या का बात कर लें तो ऋषभनाथ हो जाएगा, जबकि जो हमारा पभोसा है इसका हो जाएगा पद्म प्रभु। इस प्रकार से जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम ठीक हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। श्रावस्ती का संभवनाथ, कांकदी का सुविधानाथ, अयोध्या का ऋषभनाथ और पभोसा का पद्म प्रभु, ये इनसे संबंधित जन्म स्थल की बात कर रहा है। अगला हम लोग 54 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके बाद में इसकी अगर बात कर लें तो इसमें जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको और सॉल्व ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 1809 में राजा राम मोहन राय द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अब देखिए राजा राम मोहन राय जी की ये प्रसिद्ध पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है, यही बात पूछा गया है। तो ये जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। राजा राम मोहन राय ने 1809 में प्रसिद्ध उपन्यास गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 29 दोनों डेट पूछ लेता है, जो ऑप्शन में रहेगा वो करना है, में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो इसमें जो हमारा साइटोकानिन है वो क्या है, एक पादप हार्मोन से, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। देख लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुक्ता नाइट्रेट आयन यानी NO3 के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट यानी NO2 तथा अमोनिया NH4+ के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है। अगला फिर से एक बार मिलान ही करना है, तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा होने के कारण इसको स्क्रॉल करने में थोड़ी समस्या हो रही है। देखिए जो अकबर था, अकबर का दीवान कौन था, तो अकबर का दीवान जो है मुजफ्फर खान था। जहांगीर का कौन था, गियास बेग एतमादुद्दौला। शाहजहां का कौन था, सादुल्ला खान था। और औरंगजेब का कौन था, असद खान था। तो अगला 60 नंबर हम लोग देख लेते हैं। संस्थान और उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला हमारा दिया हुआ राष्ट्रीय जैविकी केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय जैविकी जो केंद्र है ये गाजियाबाद में है, दलहन अनुसंधान कानपुर में है, ठीक है। इसके अलावा देख अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान, तो ये गोरखपुर में ना होकर कहाँ पर है, वाराणसी में, ध्यान रखिएगा कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है। इसके अलावा हमारा दिया हुआ है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, तो ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो हमारा जो सी है वो सुमेलित नहीं है, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में अगला बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने जाने पर अहमद अल नसर रईसी निम्नलिखित में से किस देश के हैं, तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, इंटरपोल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना 1923 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में है। बस आपको इतना बात ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, तो कौन है वो, तो हमारा हो जाएगा आलू। आलू जो है ये फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला है यह वह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, तो कौन सा, यह उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को वितरित करने में जो है के कारकों से संबंधित है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा 1 और 2 है दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि वाणिज्य के संदर्भ में दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही,
तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। वाणिज्य के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है या उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है। वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान हो गया, सेवा, सूचना, धन का दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है। धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य जो है वाणिज्य कहलाता है। अगला हमारा हो जाता है संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज के। किसके? मोटे अनाज के। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है 65 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? सागौन हो जाएगा। सागौन एक वृक्ष, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि ठीक है उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। जो सागौन होता है उसका वृक्ष जो है भूमध्य सागरीय वन में नहीं पाया जाता है, बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, ठीक है, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते। इन वृक्षों में साल, सागवन, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जो है राज्यों में है। संपूर्ण सागवन क्षेत्र का 50% हिस्सा अकेले जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है।